बच्चों नेक्स्ट हमारा आज का चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। कंपैरेटिवली आसान है, ऑर्गेनिक का आसान चैप्टर्स में से एक है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ले रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है इनका। तो पहला सवाल अपना है आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH3। बी पार्ट दूसरा सवाल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br। ये बच्चों अपने दो सवाल हैं जिनको आईयूपीएसी नेमिंग में ले जाना है हमने। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखो हेलो एल्केन्स की जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है ना, बहुत आसान होती है। नाम ही समझो उनका, उनके नाम पे ध्यान दो। हेलो एल्केन, नाम कैसा है उनका? हेलो एल्केन। समझ में आ रही है बात? हेलो एल्केन मतलब एल्केन्स है वो। और हेलोजन जो है एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। हेलोजन एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हेलोजन बच्चों एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है और ये हेलो एल्केन्स होते हैं। अब बच्चों बात सुनो आप लोग, जैसे मुझे इस कंपाउंड को नेम करना है, ठीक है, जैसे मुझे इस कंपाउंड को नेम करना है तो आप समझो बात कि हेलोजन एक सब्स्टिट्यूएंट है, मुझे इसको छोटा नंबर देना है, नो डाउट। लेकिन एक चीज आपको नजर आ रही होगी, इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है, तो ये हेलो एल्केन की जगह हेलो एल्कीन हो गए। अब यहाँ पे एल्कीन ने लीड ले लिया है, यानी डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आ गया है। ठीक है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आने से मैं एल्कीन को डबल बॉन्ड पे ध्यान दूंगा, उसे छोटा नंबर दूंगा। तो 1 2 3 यानी 1 2, यहाँ से 1 2 3, तो कहाँ से बेहतर है? यहाँ से 1 2 3 4 5। क्योंकि एल्कीन्स के सामने आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड के सामने सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं देखे जाते हैं, यानी मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूएंट। अगर एल्केन होता तो मैं सब्स्टिट्यूएंट देखता, नो डाउट, लेकिन एल्कीन के केस में मैं मल्टीपल बॉन्ड देखूंगा फिर सब्स्टिट्यूएंट देखूंगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 4 ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 5 कार्बन इज पेंटुइन, 5 कार्बन इज पेंटुइन। अगेन फिर से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, 1 2 3। दिस इज 3 ब्रोमो prop 1ene, 3 ब्रोमो prop 1ene। थ्री ब्रोमो प्रॉप 1ene, ठीक है, या सिंपली प्रोपीन भी लिख सकते हो, 1 को हटा सकते हो। अब बच्चों चलते हैं, बारी आ गई है बॉइलिंग पॉइंट की। अगला सवाल हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आधारित है। देखो बॉइलिंग पॉइंट में कई जगह पे बॉइलिंग पॉइंट का सवाल बना है, तो मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं। अगर बच्चों ध्यान से सुनना, अगर तो बच्चों ना हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कार्बन सबका सेम है, तो पूरा कहानी हेलोजन पे आ गई, मतलब ओवरऑल मास पे आ गई। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वंडर वॉल फोर्स के, और वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मॉलिक्यूलर मास के। या फिर वंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बच्चों? सरफेस एरिया के। ये बात क्लियर है सबको? तो जैसे जैसे बच्चों आप देख रहे हो, H को हटा के F आ गया, F को हटा के Cl, Cl को हटा के Br, Br को हटा के I। जैसे जैसे हेलोजन का मास बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। एक मेल्टिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन है, बहुत फेमस है, आपको बहुत पहले से बता रखा है मैंने इसके बारे में। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है।
कि अगर बेंजीन के रिंग पे 2 क्लोरीन जोड़ दिए जाए, अगर बेंजीन के रिंग पे 2 क्लोरीन जोड़ दिए जाए, अगर बेंजीन के रिंग पे 2 क्लोरीन जोड़ दिए जाए ऑर्थो पैरा मेटा और मेल्टिंग पॉइंट के लिए कंपेयर किया जाए, तो पैरा थोड़ा सा मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंपेयर तो मैं कर नहीं पाऊंगा तीनों को, ज़्यादा अच्छा मैं इसको चेंज ही कर दूं, पैरा वाला बीच में बना दूं, मेटा वाला बाद, ऑर्थो वाला बाद में बना दूं। इसका जो पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट, पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है, पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो और मेटा, पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा दोनों से ज्यादा होता है। कारण है सिमेट्री। क्या कारण है? सिमेट्री। इसका कारण सिमेट्री होता है बच्चों। अब सिमेट्री से क्या होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पैरा आइसोमर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होने की वजह से उसकी जो पैकिंग होती है वो बहुत अच्छी पैकिंग होती है। यानी ऐसे अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की जो पैकिंग होती है इन द क्रिस्टल लैटिस वो बहुत अच्छी पैकिंग होती है। क्रिस्टल लैटिस में उसकी जो पैकिंग होती है वो काफ़ी अच्छी पैकिंग होती है, उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने, एक्सप्लेन द फॉलोइंग करके रीजनिंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। A part, alkyl halides are immiscible बच्चों एल्काइल हलाइड्स के बारे में कहा जाता है कि एल्काइल हलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। ऐसा कहते हैं कि ऑल्दो एल्काइल हलाइड्स आर पोलर, although alkyl halides are polar, NCERT क्वेश्चन भी है, although alkyl halides are polar but they are immiscible in water। वैसे तो alkyl halide polar होते हैं लेकिन पानी में immiscible है वो। although alkyl halides are polar but they are immiscible in water। कारण क्या है? because they cannot form hydrogen bonding with water। बच्चों alkyl halide पानी के साथ hydrogen bonding नहीं बना पाते हैं because they cannot form hydrogen bonding with water। ऐसा है ना, alkyl halides की कहानी ये है। RX, या चलो RX को छोड़ के कोई एग्जांपल ले लूं मैं, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लेते हैं CH3CH2X, ठीक है। X की जगह भी चलो कोई हेलोजन ले लेते हैं, Br ले लिया। अब Br अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो Br नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है? रिक्वायर्ड कंडीशन ये होती है कि पॉजिटिव H पे आना चाहिए और जो नेगेटिव आना चाहिए वो भी किस पे आना चाहिए? आइदर फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते फ्लोरीन को छोड़ के, सिर्फ फ्लोरीन ही बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए एल्काइल हलाइड वैसे तो पोलर होते हैं बट दे आर इमिसिबल इन वाटर बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है। सेकेंड, डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक बार ड्रॉ करता हूं मैं। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, नहीं साइक्लोहेक्साइल बेंजीन नहीं होगा ये, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड होगा ये, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा ये होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डायपोल मोमेंट इसका कम है। डायपोल मोमेंट की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? डायपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी की बात चल रही है। इसका मतलब इसकी पोलैरिटी कम है, उसकी पोलैरिटी ज्यादा है। ठीक है, अब देखो
कारण बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड बनाता मैं ज़्यादा अच्छा रहता। पहले मैं सोच डबल बॉन्ड का ही रहा था, फिर मैंने रिंग बना दी। हालांकि रिंग भी बना दूंगा तब भी कोई क्या कर लेगा, लेकिन डबल बॉन्ड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और एक्सप्लेनेशन के लिए भी। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2, क्लोरीन खींच रहा है। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, क्लोरीन ज़्यादा आसानी से खींच रहा है। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि sp3, sp2 और sp, इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन की होती है? sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फिर sp2 वाले की होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp3 वाले कार्बन की। तो ये sp3 वाला है, ये sp2 वाला है, यानी ये थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या करेगा ये क्लोरीन का अपोज करेगा, क्लोरीन को इतना फ्रीली नहीं खींचने देगा। यहां क्लोरीन थोड़ा फ्रीली खींच लेगा, यहां क्लोरीन का अपोज कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट बच्चों साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम होता है, बिकॉज द कार्बन एटम इन क्लोरोबेंजीन या द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, because the electronegativity of chlorine, ठीक है, in chlorobenzene is opposed by sp2 hybridized carbon atom। चलो एक काम करो, लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। लिखो क्लोरोबेंजीन या सॉरी द डायपोल मोमेंट of chlorobenzene, the dipole moment of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride. The dipole moment of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride. The dipole moment of chlorobenzene is less than cyclohexyl chloride because the electronegativity of chlorine is opposed by sp2 hybridized carbon, because the electronegativity of chlorine is opposed by sp2 hybridized carbon of chlorobenzene, sp2 hybridized carbon of chlorobenzene, full stop। नेक्स्ट है बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट of normal butyl bromide is greater than tertiary butyl bromide. Boiling point of normal butyl bromide is greater than tertiary butyl bromide. ठीक है बच्चों, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो होगा क्या ना, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अंदर ब्रांचिंग बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? ब्रांचिंग बढ़ गई है, जिससे मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? स्पेरिकल। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में बच्चों ब्रांचिंग बढ़ गई है, ठीक है। ये दोनों आइसोमर्स है ना, ये ब्यूटाइल है, ये भी ब्यूटाइल है। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड के मुकाबले टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ज्यादा ब्रांचिंग होती है, जिससे मॉलिक्यूल स्पेरिकल हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? स्पेरिकल हो जाता है, और वन डे वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाते हैं। वन डे वाल फोर्सेस क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल स्पेरिकल होगा, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और आपके वन डे वाल फोर्सेस डिक्रीज होंगे। इसका भी चलो आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आप। लिखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड is less than boiling point of tertiary butyl bromide is less than
boiling point of tertiary butyl bromide is less than boiling point of tertiary butyl bromide is less than normal butyl bromide. Boiling point of tertiary butyl bromide is less than boiling point of tertiary butyl bromide is less than normal butyl bromide because boiling point of tertiary butyl bromide is less than normal butyl bromide because the branching increases due to which surface area decreases and the van der Waals forces decreases. ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी तो सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस होगा, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया रिड्यूस होगा और van der Waals फोर्सेस भी रिड्यूस होंगे. ठीक है. नेक्स्ट है रेजिमिक मिक्सचर इज इनएक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव कर लो. डी पार्ट, रेजिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. डी पार्ट, रेजिमिक मिक्सचर is optically inactive. बच्चों जो रेजिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव. इसका मतलब समझ रहे हो? ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता है. क्यों? क्योंकि रेजिमिक मिक्सचर कंटेन्स इक्विमोलर अमाउंट ऑफ लीवो एंड डेक्स्ट्रो फॉर्म्स ऑफ अ कंपाउंड. इसमें बराबर मात्रा में लीवो और डेक्स्ट्रो फॉर्म होती हैं. ठीक है. और एक फॉर्म की ऑप्टिकल एक्टिविटी दूसरी फॉर्म कैंसिल आउट कर देती है. इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन. क्या कहते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन. लिखो आप लोग, लिखो. बिकॉज रेजिमिक मिक्सचर कंटेन्स इक्विमोलर अमाउंट because racemic mixture contains equimolar amount of levo and dextro forms of a compound. Because racemic mixture contains equimolar amount of levo and dextro forms of a compound. बच्चों ई पार्ट, NO2 group at ortho and para position increase reactivity of aryl halides. NO2 group at ortho and para position increase reactivity of aryl halides towards nucleophilic substitution reaction या reactions. बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो डाउस प्रोसेस आपको पढ़ाया है ना, क्लोरोबेंजीन का डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन. ठीक है. डाउस प्रोसेस जिसमें अपना क्लोरो की जगह OH ग्रुप आ जाता है, वो नॉर्मली तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है. ठीक है. लेकिन जैसे मैं NO2 जोड़ता हूँ ऑर्थो या पैरा पे तो रिएक्शन थोड़ा माइल्ड होने लगती है, और एक और NO2 जोड़ता हूँ और रिएक्शन माइल्ड हो जाती है. 3 NO2 जोड़ देता हूँ तो रिएक्शन पानी के साथ ही हो जाती है, रूम टेम्परेचर के आसपास ही, थोड़ा सा वार्म करने पे. तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे NO2 ग्रुप जोड़ता जाऊंगा, कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे जैसे जैसे NO2 ग्रुप को जोड़ता जाऊंगा
मेरी जो रिएक्शन होगी वो आसान होती चली जाएगी। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हेलोजन को हटा के कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। नॉर्मली पता है ये रिएक्शंस एराइल लाइट नहीं दिखाते हैं। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली एराइल लाइट्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन NO2 ग्रुप को जोड़ने से रिएक्शन आसान होती चली जाती है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण पहले भी बताया, आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कारण होता है इसका। ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, 1 मार्क्स से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। पेपर आप 27 तारीख को 1 बजे के बाद आराम से, जब पेपर 1:30 बजे के बाद जब भी छूट जाएगा पेपर, उसके बाद आप एक बार चेक जरूर करना पेपर क्लासरूम से बाहर आने से पहले कि 1 मार्क्स के कितने सारे सवाल हैं। सबसे ज़्यादा सवाल ही 1 नंबर के हैं केमिस्ट्री के पेपर में। ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन पेपर देने के बाद आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन में अगर ज़्यादा समय लगा दिया जाता है तो फिर पेपर लेंदी रखता है। तो 1 नंबर के सवाल में बहुत ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना है, अप टू द मार्क आंसर देना है बस। तो क्या होता है बच्चों? NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, ठीक है। जब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है ना, जब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करता है उस कार्बन पे जिसपे हेलोजन जुड़ा है, तो बेंजीन के रिंग में कार्बो एनायन बन जाता है। क्या बन जाता है? नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये जो NO2 ग्रुप होता है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींच लेता है। कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे ही आता है, और ये भी ऑर्थो पैरा पे जुड़े होंगे तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ को खींच लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा बेंजीन के रिंग पे। नेगेटिव कम होगा तो आपका जो कार्बो एनायन होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा और आपकी रिएक्शन फैसिलेट हो जाती है। तो लिखना, आप लिखो NO2 ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। NO2 group is an electron withdrawing group, comma it withdraw. NO2 group is an electron withdrawing group, comma it withdraw the electron density towards itself. It withdraw the electron density towards itself. It withdraw the electron density towards itself from ortho and para position, from ortho and para position, and stabilize the carboanion, and stabilize the carboanion, and stabilize the carboanion. Therefore facilitates the nucleophilic substitution reactions. Therefore facilitates the nucleophilic substitution reactions. Therefore facilitates the nucleophilic substitution reactions. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये दिखाई दे रहा है आपको ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम से, यहां लिखा है ड्राई ईथर, कोई A बन रहा है, फिर इसका रिएक्शन हो रहा है पानी से, कोई B बन रहा है। तो बताना है कौन A है कौन B है, कौन A है कौन B है। सुनो बच्चों, मैग्नीशियम से रिएक्शन जब एल्काइल लाइट या एराइल लाइट का होता है तो क्या बनता है? बोलो। ये बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेंजीन के रिंग पे MgBr। ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? एल्केन। पानी का H ग्रिग्नार्ड की R पे चला जाता है, ग्रिग्नार्ड टूट जाता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। आपको क्या मिलता है? एल्केन। क्या मिलता है? एल्केन। ठीक है, ये A है ये B है बच्चों, आपके आंसर्स लिख दिए मैंने बोर्ड में। अगला सवाल पे चलते हैं। आपको बताना है कि दोनों में से जो 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, कौन सा कंपाउंड SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड SN1 को प्रेफर करेगा बच्चों? SN1 कौन प्रेफर करेगा? CH3 CH2Br, CH3 C CH3 CH3 Br। पहले तो बच्चों आप जरा SN1 के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। चलो मैं थोड़ा SN1 के बारे में समझा दूं। SN1 का फुल फॉर्म ध्यान से सुनो, देखो इधर। SN1 का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर।
ये ऐसी मैकेनिज्म है जिसको टर्शरी अल्काइल लाइट प्रेफर करते हैं। कौन प्रेफर करते हैं? टर्शरी अल्काइल लाइट। SN1 को कौन प्रेफर करता है बच्चों? टर्शरी अल्काइल लाइट SN1 को प्रेफर करता है। टर्शरी अल्काइल लाइट SN1 को प्रेफर करता है। और SN1 चलती है 2 स्टेप में। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। देखो पहले मैं SN1 के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SN1 को 3rd डिग्री प्रेफर करता है, 2 स्टेप में चलती है। SN1 में क्या होता है? पहले स्टेप में जो आपका अल्काइल लाइट होता है इस तरीके से मान लेते हैं, टर्शरी है ये टर्शरी अल्काइल लाइट है आपका, ठीक है। ये कौन सा अल्काइल लाइट है? टर्शरी। अब सबसे पहले ये आयोनाइज होता है, यहां से X निकल जाता है बाहर, X नेगेटिव की फॉर्म में, और X नेगेटिव आपका बाहर निकल गया और ये आपका बन जाता है कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन कैसा होता है? प्लेनर होता है। दिस इज R, दिस इज R डबल डैश, दिस इज R डैश, ये आपका कार्बोकेटायन है। तो पहले बच्चों टर्शरी अल्काइल लाइट आयोनाइज हो रहा है और बना रहा है कार्बोकेटायन। आपको पता भी होगा टर्शरी कार्बोकेटायन थोड़ा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ठीक हो गया, हमारा जो टर्शरी अल्काइल लाइट है वो आयोनाइज हो गया, टर्शरी 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बना रहा है। अब जो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन है, ये जो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, ये जो 3rd डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, ये आपका 3rd डिग्री कार्बोकेटायन जो बन गया, इस पे अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। और न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। इसीलिए क्योंकि दोनों साइड से बच्चों न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है, तो आपको 2 आंसर मिलते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल आपको लेफ्ट में दिखाई देगा, और आपका जो R डैश और R डबल डैश है वो राइट की तरफ को बैंड हो जाते हैं। और न्यूक्लियोफाइल अगर राइट साइड से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल आपको राइट साइड में दिखाई देगा, और दोनों R डैश और R डबल डैश लेफ्ट की तरफ को बैंड हो जाते हैं। अब आप देख सकते हो जो प्रोडक्ट बना है, मैंने क्योंकि अल्काइल लाइट शुरू से कायरल लिया है तो प्रोडक्ट भी मेरा कायरल है, और इवन जो प्रोडक्ट मिला है वो कायरल तो मिला ही है, साथ साथ प्रोडक्ट मुझे जो मिले हैं 2 हैं, और दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, लिवो और डेक्स्ट्रो। और लिवो डेक्स्ट्रो का मिक्सचर बन रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेजिमिक मिक्सचर। प्रोसेस को कहते हैं रेजिमाइजेशन। तो ये भी ध्यान रखना, रेजिमाइजेशन कौन सी मैकेनिज्म में होता है? SN1 में होता है। किसमें? SN1 में। और ये भी ध्यान रखना SN1 कौन दिखाता है? टर्शरी, ठीक है। तो चलते हैं SN1 के सवाल में। बच्चों SN1 कौन दिखाता है? टर्शरी। ये 1 डिग्री है, 3rd डिग्री है, तो कौन दिखाएगा SN1? टर्शरी, ठीक है। SN1 टर्शरी प्रेफर करता है। चलते हैं अगले सवाल में बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, मतलब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों। आप इतना मतलब यहीं पे इतना पढ़ ले रहे हो कि मतलब समझो आपको मतलब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की, अगर यहीं पे आप ध्यान दे देते हो। और ऐसा होता है कि यहाँ आने के बाद सुनने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो फिर वो बड़ा हानिकारक प्रोसेस होगी। सब कुछ बता दे रहा हूं मैं चैप्टर के अंदर जितना है, ठीक है। अब देखो सभी स्टूडेंट्स,
एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो OH की जगह Cl आ जाता है। ए पार्ट का कैपिटल ए कौन है, OH की जगह Cl आ जाता है। दिस इज नोन एज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी 2-क्लोरोप्रोपेन, ए पार्ट। इसी का रिएक्शन किससे हो रहा है, AgCN से। AgCN के बारे में सब जानते हैं, रॉन्ग वन। क्या होता है, NC आ जाएगा बच्चों, जहां पे Cl उसकी जगह कौन आ जाएगा, NC, आइसोसाइनाइड। दिस इज रॉन्ग वन, NC, रॉन्ग वन। बच्चों बी पार्ट का कैपिटल ए, एल्काइलाइड की रिएक्शन KOH से हो रही है, ध्यान रखना, इथेनॉल, जैसे एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन, जहां से अल्फा बगल में पड़ोस में बीटा एलिमिनेशन, HCl निकल जाएगा। आंसर इज प्रोपीन। क्या आंसर आ गया, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का रिएक्शन HBr से, एम रूल, मार्कोनिगॉफ्स, H कहां जाएगा, ज्यादा H है, ध्यान रखना, मार्कोनिगॉफ्स, H वहां जाएगा ना, ज्यादा H है, मार्कोनिगॉफ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कर लो, बस कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्जेंस करके लिख लो, चलो कन्वर्जेंस। ए पार्ट, ब्यूटवानीन टू 1-आइडोब्यूटेन, ब्यूटवानीन टू 1-आइडोब्यूटेन, ब्यूटवानीन टू 1-आइडोब्यूटेन। समझ आ रही है बात, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों ये, ब्यूटवानीन टू 1-आइडोब्यूटेन, दिस इज ब्यूटवानीन से 1-आइडोब्यूटेन। एक नंबर पे आई लाना है बच्चों, पॉसिबल नहीं एक नंबर पे आई आना, एक नंबर पे सिर्फ Br आ सकता है। अगर आप HI से रिएक्शन कराओगे एम रूल लग जाएगा ना, आई 2 नंबर पे चला जाएगा, लेकिन Br के पास सुविधा है 1 नंबर पे भी और 2 नंबर पे भी। एंटी मार्कोनिक एडिशन करेंगे HBr वाला, HBr और परऑक्साइड, H वहां चला जाएगा जब कम H है, यानी H यहां चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली Br अपना 1 नंबर कार्बन पे जुड़ जाएगा। अब Br को I से रिप्लेस बड़ी आसानी से किया जा सकता है, इवन Cl को भी किया जा सकता है। कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन। बच्चों फिंकल-स्टीन एक अच्छी नेम रिएक्शन भी मानी जाती है, तो पढ़ लेना उसको, ठीक है। हमने किससे रिएक्शन करना होगा यहाँ पे, NaI एसीटोन, आपका Br की जगह I आ जाएगा बच्चों। बहुत ही साधारण सा टास्क। नेक्स्ट, अगला कन्वर्जन, प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन, ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया ये, प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन, सेम ही हो गया बच्चों, छोड़ सकते हैं इसको। एक नंबर पे आई लाना है, एक नंबर पे आई नहीं आ सकता बच्चों, पहले Br लाना होगा आपको। सेम फोटोस्टेट है बच्चों, फोटोस्टेट, पहले HBr परऑक्साइड फिर NaI एसीटोन, फोटोस्टेट, ठीक है। क्वेश्चन लिखते समय हमने थोड़ा सोचा नहीं होगा, नहीं तो हम इसको खुद ही डिलीट कर देते लिखते समय, एक जैसा ही हो रहा है ना। थर्ड, 1-क्लोरोब्यूटेन टू 1-आइडोब्यूटेन, ये भी आसान है बहुत। 1-क्लोरोब्यूटेन टू 1-आइडोब्यूटेन हो जाएगा बच्चों, ये भी आसानी से। क्लोरीन की जगह आई लाना है और कुछ नहीं करना है, NaI एसीटोन। क्लोरीन की जगह आई कैसे आता है, वैसे ही जैसे ब्रोमीन की जगह आई आता है। जहां ये है ना क्लोरो, 1-क्लोरोब्यूटेन का मतलब है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, क्योंकि 1 नंबर हो गया। इस पे चाहिए अपने को Cl, क्या चाहिए, अब इस पे क्या लाना है, आई लाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस पे चाहिए आई। क्या होगा, NaI और एसीटोन, सही बात है, ठीक है।
कंप्लीट द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। ये बच्चों दो पार्ट, चलो एक दो पार्ट और मर्ज कर देते हैं। एक सवाल और दिख रहा है तो मिक्स कर देते हैं। एक सवाल और नजर आ रहा है बच्चों इसी तरह का, तो उसको मिक्सअप करते हैं। देखोगे सभी स्टूडेंट्स, बच्चों देखो Br2 और लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, ब्रोमिनेशन हुआ बच्चों, जो एल्केन्स का ब्रोमिनेशन होता है। अब देखो ध्यान से देखो, NO2 से मतलब नहीं है, बेंजीन की रिंग से इसको मतलब नहीं, ब्रोमिनेशन ही एल्केन वाला है। Br2 FeBr3 कैटेलिस्ट वाला कुछ नहीं है, ये खाली नॉर्मल लाइट वाला है, ब्रोमिनेशन है। तो अपने पास जो मतलब वाले दो हैं, या तो ए पोजीशन या बी पोजीशन, या तो ए पर अटैक होगा बी पर अटैक होगा। आंसर है ए पर अटैक होगा। कहां अटैक होगा? ए पे। अभी बताता हूं ए पे क्यों अटैक हमने कराया है। बच्चों ए पे इसलिए अटैक होगा क्योंकि ए और बी, सुनो सभी स्टूडेंट्स, ए और बी दो ऑप्शन बोले मैंने आपके सामने। जब भी हेलोजिनेशन होता है एल्केन्स का, तो जो मैकेनिज्म चलता है, मैकेनिज्म वो चलता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा? फ्री रेडिकल। उसमें डॉट्स बनते हैं। तो आप खुद से सोचो, डॉट ए कार्बन पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा कि बी कार्बन पे आएगा तो ज्यादा स्टेबल होगा? आंसर है ए पे आएगा। ए पे दो प्रकार की स्टेबिलिटी आ रही है। एक 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा बेहतर होता है। दूसरा फिर जो फिनाइल कार्बोकेटायंस होते हैं ना, जो जिसे कह सकते हैं बेंजाइल वाले पोजीशन, बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होता है, फिनाइल एक गलत वर्ड भी निकाल सकते हो आप, मतलब जिन पे बेंजीन की रिंग अटैच्ड है। अगर किसी कार्बन डॉट पे, फ्री रेडिकल पे बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। एक तो डिग्री वाली स्टेबिलिटी तो मिल ही रही है, 2 डिग्री बेहतर है 1 डिग्री से, और उस डिग्री में अगर बेंजीन का सपोर्ट आ जाए तो हाई लेवल ऑफ रेजोनेंस उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये बेहतर है बच्चों, ठीक है। अब एच भी आ रही है, एम रूल लगेगा बच्चों, बॉन्ड टूटेगा, एच कहां जाएगा? एम रूल क्या कहता है? एच कहां जाएगा? यहां ज्यादा नंबर ऑफ एच होंगे। बॉन्ड तोड़ लो पहले, किसका बॉन्ड तोड़ना है देख लो, इन्हीं में एच और बी आर जोड़ना है। तो एच कहां जाएगा? यहां। इन्हीं दोनों की बात चल रही है, इनका डबल बॉन्ड टूट रहा है। एच वहां जाएगा ना ज्यादा एच है, और बी आर वहां जाएगा ना कम एच है। दिस इज द आंसर। ये एम रूल लग गया बच्चों। अगला सवाल, फिर से एच बी आर, फिर से एम रूल। बॉन्ड तोड़ दो, एच कहां जाएगा? ना ज्यादा एच है। एच कहां जाएगा? ना ज्यादा एच है, एम रूल। नेक्स्ट, एक बार फिर ब्रोमिनेशन हो रहा है, फिर से लाइट वाला है, फिर से वही मैंने बोला एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। देखो एल्कीन की तो रिएक्शन होती नहीं है ये, तो या तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां, या फिर यहां सिमिलर पोजीशन है, यानी सेम पोजीशन से। अगला है या तो यहां होगा या फिर उसी की तरह यहां होगा। तो दो ही ऑप्शन है, इधर ए और बी, दो ही ऑप्शन है, ए और बी। हम चुनेंगे ए को। किसको? ए को। तो हम ए पोजीशन को टारगेट करेंगे। ए पे आएगा बी आर। अब सवाल यह है कि मैंने ए क्यों चुना और बी क्यों नहीं चुना, क्योंकि एक बार फिर स्टेबिलिटी में देख रहा हूं किसकी? फ्री रेडिकल्स की। ए पे डॉट आएगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉट होगा। कैसे समझ में आया मुझे?
क्योंकि बिकॉज डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे डॉट आने से फिर से रेजोनेंस काम करता है, एक प्रकार से एलाइलिक पोजीशन बन जाती है वो। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर डॉट आए, प्लस आए, माइनस आए, तो तीनों प्रकार में तीनों ही केसेस में स्टेबिलिटी मिलती है। एलाइलिक कहते हैं उसे, एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट अगले सवाल में चलेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। समझ में आ रहा होगा सभी के, बहुत आसान से पार्ट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये चैप्टर बहुत आसान है, बस ध्यान देने वाली बात है कि क्या चल रहा है दिमाग में, उसी का खेल है सारा। ठीक है, देखो फिर से हम आपको बता दें कि उस तरीके की बात हम कर ही नहीं रहे कि हम कह रहे हैं कि यही 4 चीजें पढ़ो। देखो हम बिल्कुल चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक कवर कर दे रहे हैं अपने लेवल पे। फिर दूसरा है कि ऐसा भी नहीं कि हम आपसे दिन भर में 24 घंटे में से बहुत देर हम यहाँ बैठा रहे हैं, है ना। थोड़ी सी देर आप बैठ रहे हो, बाकी आप घर में इंडिपेंडेंट हो, घर जाके भी पढ़ो आप। ठीक है, कम से कम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, सारा खेल एनसीईआरटी का ही है बच्चों। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय देखने का समय है बस। बाकी ये जो हम करा रहे हैं इसको एक आध बार इसको भी रिपीट कर लेना जब जब टाइम मिले। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो के थ्रू भी देखोगे ना, 2x वाली स्पीड में देखना, और भी अब एकदम से पकड़ में आ जाएगा क्या बोला था हमने। मतलब हम तो बीच में ब्रेक ले रहे हैं, रुक रहे हैं, 2x वाली स्पीड में आपको समझ में आएगा आराम से। ठीक है, तो आपको 20 मिनट में 25 मिनट में पूरी वीडियो पकड़ में आ जाएगी वो। देखो Na के साथ क्या लग रहा है, वुड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एल्काइल लाइट सोडियम। यहाँ पे हो सकता है ईथर भी लिखा हो, मैं लिखना भूल गया हूँ, हो सकता है। क्या होता है वुड्स में, बोलो। हाँ, आपका एल्काइल ग्रुप डबल हो जाता है। ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप डबल। ठीक है, 2 ऐसे आइसोप्रोपाइल 2 आपस में जुड़ जाएंगे। AgCN कैसा है? रॉन्ग वन। कैसा है? आंसर आएगा NC। बच्चों अगला सवाल, फास्टर SN2 रिएक्शन। फास्टर SN2 रिएक्शन। SN2 कौन प्रेफर करेगा इनमें से, देख लेते हैं। देखो सुनो सभी स्टूडेंट्स, बच्चों बात SN2 की करें तो SN2 के मायने होते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। ये ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसको प्राइमरी एल्काइलाइड्स फॉलो करते हैं इन अ सिंगल स्टेप थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। आपको बच्चों एक बार मैं SN2 समझा देता हूं कि क्या होता है SN2। देखो बच्चों, दिस इज अ प्राइमरी एल्काइलाइड। ये एक प्राइमरी एल्काइलाइड है, जितना कि मुझे लगता है कि सबको पकड़ में आता होगा। ये एक प्राइमरी एल्काइलाइड है, इसमें सीधा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, सीधा। बिकॉज X अपनी तरफ को खींच रहा है तो X पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन को हिट कर रहा है। बिकॉज 2 H है, आसानी से हिट हो जा रहा है। स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3rd डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो आयोनाइज होता है। यहाँ पे आयोनाइज नहीं हो रहा, सीधा अटैक हो रहा है। अटैक हो रहा है तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है। आप इस पर ध्यान नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि इतना मायने नहीं है इसके। ये आ गया R, ये अपना न्यूक्लियोफाइल जो जुड़ने आया है वो पार्शियली जुड़ गया है। ये हेलोजन जिसने निकलना है वो पार्शियली टूट गया है, वो उसका बॉन्ड, और ये 2 H है।
अब X बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, X आपका बाहर निकल गया। इसमें एक तो ये कहते हैं कि इस रिएक्टेंट को गौर से देखो और इस प्रोडक्ट को गौर से देखो। ऑब्वियसली एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, अंदर तो है इनमें, एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, बड़ा अंदर तो है, लेकिन ज्योमेट्री पलट गई है। रिएक्टेंट की ज्योमेट्री और प्रोडक्ट की ज्योमेट्री पलट चुकी है। देखो दोनों H लेफ्ट में थे, दोनों H राइट में है, ज्योमेट्री पलट जाती है। इसे कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं? इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बता ही दिया, इसको कौन प्रेफर करता है? 1 डिग्री। क्यों प्रेफर करता है? क्योंकि 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है ना, 3 डिग्री में हिंड्रेंस ज्यादा होगी। दूसरा एक और बात, अगर कोई इसके ऑर्डर की बात करता है आपसे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाता है के, या ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर के नहीं लगाना चाह रहे, ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो आपका एल्काइल हाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसीलिए ऑर्डर क्या बोला जाएगा इसका? 2। कितना होगा? 2, इसीलिए नाम पड़ा है SN2। तो कौन दिखाता है SN2? 1 डिग्री। देखते हैं 1 डिग्री कौन है, इन दोनों में से कौन 1 डिग्री है बच्चों? दोनों 1 डिग्री है, यानी डिग्री के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था C सिंगल बॉन्ड I कमजोर होता है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो C और I के बीच का बॉन्ड कमजोर होता है एज कंपेयर टू C और Cl का बॉन्ड। तो यहाँ पे जब डिग्री से पकड़ना आए तो हेलोजन देख लेना कौन सी है, ठीक है। आयोडीन वाला बॉन्ड सबसे कमजोर होता है। इधर कितना डिग्री है बच्चों, जरा मदद करो, कितना डिग्री है ये? 2 डिग्री। ठीक है, अच्छी बात है, 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री। तो कौन प्रेफर करेगा? 1 डिग्री। ठीक है। आप लोगों की किस्मत अगर बहुत अच्छी रही तो आपका हो सकता है कि सब कुछ पढ़ा हुआ ही आ जाए पेपर में। अब देखो फिजिक्स का पेपर तो हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं ना, हम आज के डेट में एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि फिजिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि हम बहुत दूर हो गए हैं फिजिक्स से। पता हमें अपना BSc करा हुआ बहुत साल हो गए हैं और फिजिक्स से हमारा दूर दूर तक वैसे ताल्लुक भी नहीं रहा पढ़ाने के दौरान भी। तो अब हम पेपर को समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है। बस सुनी सुनाई बात है कि बच्चों से सुना, न्यूज़ में चल रहा है, न्यूज़ में तो नहीं है, ये जो चमत्कारी टीचर हैं उनसे सुना, जो कहते हैं यही आने वाला है। ठीक है, पेपर लीक, पेपर क्रैश, CBSE की धज्जियाँ उड़ा दी हमने, उसके बाद रो रहे हैं आया नहीं कुछ। अब वो 10वीं का पेपर जो लीक करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े मास्टर हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जो 10वीं का पेपर लीक करते हैं, वो अगर 3 घंटे 4 घंटे अगर साइंस पढ़ा दिया जाए ना, 10th की साइंस या मैथ्स, उसमें पूरा पेपर वैसे ही कवर हो जाता है। एक बार 12वीं का फिजिक्स का पेपर लीक तो कर दो। ठीक है, अब सुनो सभी स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम बात करते हैं, एक सवाल और यहां पे दिख रहा है हमें, फिर आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन करना है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। लिखो जरा क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगला सवाल है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। Elimination of hydrogen halide from 2,2,3 trimethyl 3-bromo pentane 2,2,3 trimethyl 3-bromo pentane 2,2,3 trimethyl 3-bromo pentane। जरा इसका पिक्चर बना लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। 2,2 3 trimethyl 3-bromo pentane।
हाँ बच्चों ध्यान से सुनो आप मेरी बात अब। ये एक कंपाउंड है, इसका करना है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, यानी एक प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग बेस। वैसे हम लोग एल्कोहलिक केएच की मदद लेते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। जिस कार्बन पे Br जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन मार्क करते हैं। क्या मार्क करते हैं? पड़ोस के सारे कार्बन बीटा कार्बन होते हैं। ये एक बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन है, ये एक बीटा कार्बन है। अब हर बीटा कार्बन से H निकलेगा। किससे H निकलेगा? हर बीटा कार्बन से। ये अल्फा कार्बन पे Br है, इस वाले बीटा कार्बन से H निकालूंगा, यहाँ तो H है ही नहीं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई है। एक बीटा कार्बन बचा ऊपर वाला, एक बीटा कार्बन बचा राइट साइड वाला, तो दोनों से बारी बारी से H निकाल देता हूँ। और HBr निकलेगा तो आपको पता है क्या होगा। ऐसे में HBr निकलेगा तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा। क्या होगा? ठीक है, CH3 CH3, नीचे की तरफ भी CH3, एक बार डबल बॉन्ड बच्चों ऊपर की तरफ को आ जाएगा CH2 CH3। एक तो ये आंसर आ गया बच्चों। दूसरा आंसर ये आ रहा है, चलो इधर ही को लिख दूं, राइट साइड को ही मैं। दूसरा आंसर ये आ रहा है जिसमें मैं राइट साइड वाले CH2 से निकालूंगा H, राइट साइड वाले CH2 से निकालूंगा H, डबल बॉन्ड CH3। ये है बच्चों, क्लियर है? अब ये दो आंसर आ गए, दोनों लिखने हैं मुझे। एक और बात, एक चीज जो जरूर करनी है वो है माइनर और मेजर। बच्चों दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये किस आधार पे बोला जा रहा है सबको समझ में आ रहा होगा आज की डेट में। सेट-जेव्स रूल। कौन सा रूल? सेट-जेव्स। ड्यूरिंग एलिमिनेशन हाइड्रोजन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच possesses लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। किसके पास कम हाइड्रोजन है? CH2 वाले के पास कम हाइड्रोजन है, CH3 वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहां से एलिमिनेट करोगे। अगर किसी ने सिंगल आंसर पूछा है तो यही बनेगा, सारे प्रोडक्ट्स पूछे तो दोनों बनेंगे, मेजर माइनर लिखना पड़ेगा, बहुत मायने रखता है। ये बहुत ही कम बनेगा, ना के बराबर बनेगा। सारी एल्कीन्स पूछी है तो सब बनाओ, मेजर प्रोडक्ट पूछा तो एक ही आंसर आएगा। क्लियर? चलते हैं अगले कुछ सवालों की तरफ। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस। A part chlorobenzene to biphenyl, B part 2-bromobutane to butetuene, 2-bromobutane to butetuene। ठीक है बच्चों, एक बार ट्राई करो इसको आप लोग। हाँ बच्चों, इनको कवर अप करना है, देखते हैं, ध्यान से सुनो आप। क्लोरोबेंजीन से बाइफेनाइल सिंगल स्टेप है, हाँ या ना? दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्या करें कि बाइफेनाइल बन जाए? ठीक है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक।
क्लोरोबेंजीन से बाइफेनाइल इज फिटिक रिएक्शन, सोडियम से रिएक्शन करना होगा ड्राई ईथर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे इसके आगे 2 लिखते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। सोडियम ये वुड्स जैसी रिएक्शन है, वुड्स जैसी, लेकिन इसका नाम वुड्स नहीं है, फिटिक रिएक्शन है इस केस में। बी पार्ट 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटुइन, ये भी आसान है बच्चों, सिंगल स्टेप है सभी। 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटुइन, डबल बॉन्ड जनरेट करना है, अभी बताया था डबल बॉन्ड जनरेट कैसे होता है। कैसे होता है बच्चों? एल्कोहलिक केवेज से। Br यहां से निकलेगा, H कहां से निकलेगा? जहां कम नंबर ऑफ H है, बीटा कार्बन जिस पे कम नंबर ऑफ H है। ठीक है, नेक्स्ट what happens when A part ethyl chloride is treated with aqueous KOH. B part chlorobenzene with CH3COCl / AlCl3, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। सी पार्ट ब्रोमोबेंजीन with CH3Cl in presence of AlCl3. D part methyl chloride with AgNO2. ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। कोई डाउट है बच्चों? सुनो, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KOH। देखो ए पार्ट का सॉल्यूशन, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये रहा इथाइल क्लोराइड। किससे ट्रीट करना है इसको? KOH एक्वस, सबको पता है बात। KCl निकल जाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, CH3CH2Cl की जगह OH आ जाएगा, KCl निकल जाएगा। एक्वस KOH होता है बच्चों, ध्यान देना, एक्वस KOH करता है सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH करता है एलिमिनेशन। ठीक है, ठीक है, दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट ए। चलो बी को भी टारगेट करते हैं। चलो बी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, बी ऊपर लिख रहा हूं मैं। क्लोरोबेंजीन, ध्यान से सुनो, बी पार्ट, दिस इज क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन करना है CH3COCl से, AlCl3 इज द कैटलिस्ट। सबको पकड़ में आ गई होगी रिएक्शन। दिस इज नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें आपका COCH3 एक बार ऑर्थो पे और COCH3 एक बार पैरा पे। COCH3 ऑर्थो पे, COCH3 पैरा पे। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और सबको पता होना चाहिए क्लोरो और ब्रोमो जो है हेलोजन और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। बच्चों सी पार्ट भी मिलता जुलता ही है, एक बार सी पार्ट देख लेते हैं। ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन,
इज ट्रीटेड विद CH3Cl, किससे रिएक्शन कर रहे हैं? CH3Cl AlCl3 कैटलिस्ट। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। जैसे मान लो बच्चों, अगर ये सवाल आ गया, ये सवाल, एक सवाल मुझे ध्यान आ रहा है, अगर ये सवाल आ गया, क्या लिखोगे आप? ये जो रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन दे रखी है, बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है, AlCl3 कैटलिस्ट है, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। कौन सा रिएजेंट है? ध्यान से सुनो, कौन सा रिएजेंट है? वो रिएजेंट कौन सा है जो बेंजीन के रिंग पर अटैक कर रहा है? Which reagent attack over the benzene ring in the reaction? कौन सा वाला? D। गलत जवाब है बिल्कुल ये। आंसर है Cl पॉजिटिव। इन रिएक्शंस का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है सबसे पहले, फिर वो बेंजीन की रिंग पर अटैक करता है। जितनी भी रिंग रिएक्शंस होती है उनमें जो अटैक करने वाली स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मैं आपको जल्दी से नाम बताता हूँ। हेलोजिनेशन के इलेक्ट्रोफाइल ये होते हैं, क्लोरीनेशन का ये, ब्रोमिनेशन का ये। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल एक बड़ा अजीबोगरीब होता है, SO3 न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रोफाइल है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव होता है या R पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोई भी एल्काइल ग्रुप यूज हो सकता है। अगर CH3Cl यूज होगा तो ये होगा। और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? CH3CO पॉजिटिव या RCO पॉजिटिव। जनरल रिएक्शन है तो ये, आपको CH3COCl दिया है तो ये जनरल रिएक्शन है, तो ये CH3Cl दिया है तो ये। सल्फोनेशन का कोई बदल नहीं सकता, नाइट्रेशन का कोई बदल नहीं सकता, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन का कोई बदल नहीं सकता। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव का दायरा थोड़ा सा 11वीं क्लास तक भी चला जाता है ना, मतलब 12वीं से बाहर भी जाएगा ऑब्जेक्टिव। फिर 3-3 सेट बनते हैं, उसमें भी फिर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए CBSE को थोड़े, तो इधर उधर चले जाते हैं क्वेश्चंस। कोई बचा है बच्चों में? लास्ट पार्ट बचा है ना, उसको कवर अप करते हैं। मिथाइल क्लोराइड CH3Cl AgNO2, क्या जानते हो AgNO2 के बारे में? क्या AgNO2 राइट वन है कि रॉन्ग वन है? ठीक है, राइट वन है, अच्छी बात है। CH3NO2 इज द आंसर। CH3NO2, ये जो हमने राइट वन और रॉन्ग वन बोला, ये ट्रिक होती है, ट्रिक। इसका रियलिटी से मतलब नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट है, और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं जो लिख रहा हूं। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट है, इसे कंप्लीट करना है आपको। दिस इज द फ्लो चार्ट। एक चार्ट है, इसको कंप्लीट करना है। अपने पास एक कंपाउंड है, क्या जानते हो इस कंपाउंड के बारे में? एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में इस कंपाउंड का जिक्र हुआ है। एक इधर देखो, 1 2 3 4 कार्बन। दिस इज ब्यूटाइल। कौन सा वाला ब्यूटाइल है? क्या नाम है इस ब्यूटाइल का? दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। क्या कहते हैं इसको? इसके बारे में एक अच्छी बात याद रखना, दिस इज प्राइमरी। ये प्राइमरी अल्काइलाइड होता है। आइसोब्यूटाइल प्राइमरी अल्काइलाइड होता है। ब्यूटाइल 2 ही प्राइमरी होते हैं, एक नॉर्मल एक आइसो। ब्यूटाइल कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस समय मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो चुका हूं, तो मैंने
बहुत कम चीज़ें सेलेक्ट की हैं, वही जो मैं कुछ एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड टाइम में जो कंप्लीट कर लूँ उतना ही रख रहा हूँ। लेकिन एक एनसीईआरटी में सवाल है, C4H9Br के आइसोमर्स बनाओ। C4H9 क्या होता है? ब्यूटाइल। तो एक नॉर्मल ब्यूटाइल होता है, एक आइसोब्यूटाइल होता है, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, एक टर्सरी ब्यूटाइल होता है। करा रखा है एनसीईआरटी का, सॉल्व क्वेश्चन है, चेक भी कर सकते हो बुक में भी या कॉपी में भी, ठीक है। सुनो, चलो आप लोग इसमें एक मिनट का समय खुद से भी लो, थोड़ा ब्रेन का इस्तेमाल करो। आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं ना उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। हालांकि पूरा कॉपी नहीं है लेकिन इंस्पायर्ड है। देखो बच्चों, देख लेते हैं। एल्काइल हाइड है, एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन हो रहा है, एलिमिनेशन होगा, Br यहां से और बीटा कार्बन से H। तो जो A बन रहा है दिस इज एल्कीन। A एक एल्कीन है बच्चों, ये रहा A, यहां से Br और बीटा कार्बन से H, दिस इज एल्कीन। HBr से रिएक्शन होगा, एमरूल लगेगा, एमरूल लगेगा बच्चों, ये एमरूल लग गया, टर्सरी ब्यूटाइल बन गया। ट्राईथर सोडियम वुड्स इस यूनिट को डबल कर देगा वो, तो दो टर्सरी ब्यूटाइल आपस में जुड़ जाएंगे। ये दो टर्सरी ब्यूटाइल आपस में जुड़ गए। फाइनल Mg से रिएक्शन हो रही है एल्काइल हाइड की, क्या बनेगा? अच्छी बात है, ग्रिग्नार्ड बनेगा। MgBr, जो Br है वो MgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी से रिएक्शन होती है तो पानी का H ग्रिग्नार्ड की R पे ऐड हो जाता है। ग्रिग्नार्ड की R पे पानी का H ऐड हो जाएगा। आदित्य ने सब कर लिए लग रहा, ठीक है, आते तो अच्छी बात है, इसीलिए सिखा रहे हैं कि आपको आए। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म होता है। कल की क्लास भी हमारी वही 3 से 6।